नमस्ते। ऊर्जा के संबंधित जो प्रश्न थे उस पे हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस को, पहले कुछ वैसे प्रश्न जो छोटे छोटे हैं, फिर जो मुख्य हैं उनको बाद में लेंगे। ये प्रश्न है, डज द यूज़ ऑफ मॉडर्न एनर्जी मेक अस लेजी? मुझे पता नहीं कि मॉडर्न एनर्जी, शायद आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं लोग। हाँ, निश्चित रूप से इसके बारे में कहा गया है कि ईच टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इज़ ए काइंड ऑफ बायोलॉजिकल एम्पुटेशन, और कुछ हद तक उसमें सच है। लेकिन इसका जो क्यों ये अलाउ की गई, क्योंकि मन जो है, मानव मन, वो एक द्रुत गति से इवॉल्व कर रहा है। तो इस कारण हम देखते हैं कि ये बहुत माइंड सेंट्रिक सिविलाइजेशन हो गया है। तो खूब माइंड जितनी भी कल्पना कर सकता है या कल्पना के परे उन सब चीज़ों को पकड़ रहा है और मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। तो ये एक फेज़ है जिसके थ्रू मनुष्य को जाना है। और वैसे दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी चीज़, अब माँ का प्यार हमें लेजी कर सकता है, तो क्या माँ का प्यार नहीं होना चाहिए? ये तो उससे हर चीज़ को मेजर, बैलेंस, असल चीज़ यही है कि अंत में हमको संयम स्वयं करना है। कोई दूसरा की टेक्नोलॉजी नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते नहीं वो पुराने वाले दिन थे, तो उसका तो परिणाम ये है कि फिर हम केरोसिन लैंप में पड़ें, आँखों को ख़राब करें। तो ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ अल्टीमेटली मनुष्य कैसे यूज़ करेगा। और ये इसलिए ज़रूरी ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी बंद करो, वो तो आएगी और अच्छा भी है उसका बहुत कुछ। लेकिन ज़रूरी है कि मनुष्य के अंदर विवेक को जागृत करो और आत्मसंयम, जिससे कि वो उसका उपयोग कर सके। बस इतना ही आवश्यक है। इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक ए टेम्पल और ए बाज़ार? कहते हैं अमाउंट से ज़्यादा क्वालिटी जो एनर्जी की है निश्चित रूप से भिन्न होती है। इसके लिए तो वैसे इसकी वैज्ञानिक स्टडीज़ भी हुई हैं, लोगों ने करी हैं। एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी भी होती है, मेजर भी करते हैं एनर्जी डाउजिंग वगैरह। लेकिन उसको अगर हम ना भी करें, खुद ही महसूस होता है। कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति है, बाज़ार जाके आता है तो थोड़ी थकान जैसी होती है, चाहे उसने कुछ ख़रीदा ना हो, कुछ ना किया हो। और वही अगर एक, अब टेम्पल बड़ा वेग वर्ड है क्योंकि कई सारे टेम्पल भी बाज़ार बन गए हैं। तो लेकिन ऐसी जगह हैं जहाँ पर हो के हम आते हैं, नेचर की बात करें हम लोग, जहाँ मनुष्य का इंटरवेंशन नहीं है। प्रॉब्लम है कि जहाँ मनुष्य चला गया है, वो चाहे टेम्पल हो बाज़ार हो, वो उसने एक कर दिया है। कुछ समय जाता है और फिर वो एक कर देता है। तो लेकिन ऐसी जगह, स्पॉट्स हैं जहाँ पे व्यक्ति आता है तो बहुत पीसफुल, काम, एनर्जेटिक, ऊर्जावान होकर लौटता है। ज़्यादातर ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे मनुष्य नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने अंदर से इतनी कामनाओं को प्रसारित करते हैं कॉन्स्टेंटली कि उसमें व्यक्ति उलझ के सैप्ड हो जाता है, एनर्जी को नष्ट करने लगता है। इज़ द एनर्जी ऑफ अर्थ एंड एनर्जी ऑफ स्पेस डिफरेंट? डिपेंड करता है हम किस चीज़ को, जो मटेरियल एनर्जी है वो मूलभूत से सेम रहती है, उसकी क्वालिटी नहीं चेंज होती। लेकिन चूंकि पृथ्वी के अंदर इवोल्यूशन है तो उसमें लाइफ एनर्जी आ गई है और माइंड एनर्जी आ गई, स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है। तो यदि कोई एक इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम माप सकें तो निश्चित रूप से भिन्न होगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी की और जीव की नई संभावनाएं अभिव्यक्त हो रही हैं। इज़ देयर एनी मोर एनर्जी टू बी डिस्कवर्ड इन अ गैलेक्सी? ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। एक चीज़ तो ये याद रखनी चाहिए, अनंत है ये सृष्टि और ये बड़ा आनंद का विषय है। जहाँ हमको लगता है हमने सब ढूंढ लिया, वहाँ पर भगवान कोई ना कोई एक स्पोक लगा देते हैं स्मरण कराने को कि कुछ नहीं किया है बच्चे। तो विनम्रता तो ज्ञान का पहला कदम है। न्यूटन के बारे में कहा जाता है, पुराने ज़माने की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसने रिकॉर्ड किया ये न्यूटन की बात, लेकिन कहा जाता है कि न्यूटन को ऑकल्ट में बड़ा इंटरेस्ट था। उसकी एक पूरी राइटिंग्स है ऑकल्ट की, जो दे हैव नेवर सीन द लाइट ऑफ द डे, क्योंकि उस समय का विज्ञान, शायद आज का विज्ञान भी उन चीज़ों को ऑथेंटिक नहीं समझता, तो बिना उन पर प्रयोग किए उसको डिस्कार्ड कर देता है। लेकिन कहा जाता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद वो कहता है मैं तो अभी समुद्र के किनारे जो गिट्टियाँ हैं, पेबल्स हैं, उनको ही देख रहा हूँ। तो असल समुद्र में तो मैं उतरा नहीं हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा आप सब कुछ जान जाएंगे अपेरेंटली, फिर भी कुछ जानने को बचेगा, क्योंकि वो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हो रहा है ना। मैनिफेस्टेशन हमेशा लिमिटेड रहता है, अनमैनिफेस्ट इन्फिनिट है। इवन जब मैनिफेस्टेशन इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, टच करने लगेगा, स्टिल इट विल बी द सेम प्रॉब्लम, बिकॉज वो अनंत है, नई संभावनाएं प्रकट होगी और इससे हमें आनंदित होना चाहिए।
कैन वी डिस्ट्रॉय द एनर्जी? नो, यू कांट डिस्ट्रॉय एनीथिंग एक्चुअली. सच तो ये यू कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म, चेंज इट्स फ्रॉम वन टू अनदर, यू कैन एब्जॉर्ब इट बैक इन टू द सोर्स. पर संसार में कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, उसको उसके स्थान पे डाला जा सकता है. उसमें आप रूपांतरण ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं. पर डिस्ट्रॉय का जो कंसेप्ट है, क्योंकि वो एक टोटैलिटी है, और डिस्ट्रॉय जिसको हम कहते हैं, जैसा बृहदारण्यक उपनिषद बताती है, तो वो क्या होता है कि वो चीज़ें जो अभी प्रकाश में थी वो अब अंधकार में चली गई. दे हैव जस्ट गॉन इनटू द अनमैनिफेस्ट, दैट्स ऑल. या अवचेतन में चली गई. डिस्ट्रॉय कुछ नहीं होता, आपको उसको रूपांतरित करना ही है अगर आप चाहते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन. और इसीलिए माँ श्री अरविंद ने इस बार ट्रांसफॉर्मेशन योग को लिया है, क्योंकि सबकॉन्शियस में चीज़ें रहती हैं जब तक हम उसको रूपांतरित नहीं कर देते. Why is energy needed for everything? Obvious है, बिना मैटर है, फॉर्म है, तो फॉर्म को गतिशील करने के लिए, जीवंत करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा को दिशा देने के लिए मन चाहिए, और मन को प्रकाशित करने के लिए आध्यात्मिक प्रकाश चाहिए. तो दिस इज द प्रोसेस. एल्सवेयर वी हैव स्पोकन अबाउट इट. डू वी एनी मीडियम टू यूज एनर्जी? यस, आई मीन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी. मीडियम्स हम बना सकते हैं. अब सोलर पैनल्स हैं, वो सौर ऊर्जा को, हमारा ब्रेन है वो अलग प्रकार की मानसिक ऊर्जा को पकड़ता है. अभी ब्रेन में ऐसे फॉर एग्जांपल चैनल्स नहीं बने हैं कि वो उच्च चेतना की ऊर्जा को संभाल सकें. एक श्री अरविंद सावित्री में लाइन आती है ना, जब लास्ट में बुक 11 में, इट हैज़ नो सेंटर इन द ह्यूमन माइंड. तो सुपर माइंड की बात करते हैं, तो पहले उसको सेंटर को क्रिएट करना है. इसीलिए सबसे पहले प्रकाश मन में उतरता है, और अगर मन तैयार नहीं तो टूट जाता है कई बार. इसीलिए मन को विशाल, रिजुता लाना, सपलनेस, इक्वानिमिटी, माइंड का वास्टनेस, ये सब इसी की प्रोसेस है. क्योंकि नहीं तो हमारा वही हाल होगा जो याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि गार्गी और एक प्रश्न करोगी तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में बढ़ जाएगा. पर ऐसा सदैव के लिए नहीं होना चाहिए. ह्यूमन माइंड मस्ट बी एबल टू, द डिवाइन विल ऑलवेज रिमेन मच मच बियॉन्ड. पर वो जो रेज उतरती हैं उनको रिसीव करके उसको एक्सप्रेस करना, ये मानव मन को अल्टीमेटली एट सम पॉइंट उस दिशा में इवॉल्व करना पड़ेगा. और यही तो श्री अरविंद, द गोल्डन लाइट केम डाउन इन टू माई ब्रेन, द ग्रे रूम सेल्स ऑफ माई माइंड सन टस्ट बिकेम ए ब्राइट रिप्लाई टू विजडम्स ऑकल्ट प्लेन, ए काम इल्यूमिनेशन एंड ए फ्लेम. तो अभी सेल्स बने नहीं है लेकिन बन रहे हैं. न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ब्रेन का विकास चलता जा रहा है. अब वो एक एरियाज हैं ब्रेन के, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिनका एग्जैक्ट पर्पस नहीं पता है. तो परहैप्स ये तैयार कर रही है नेचर इंट्यूशन को रिसीव करने के लिए. लेकिन पहले हम लोग रैशनल बीइंग्स बने, उसके बाद इंट्यूटिव बीइंग्स बने. सो ये प्रोसेस है पूरे विकसित होने की. How can we use energy in a useful way in our daily life? By turning it towards higher purposes. This is the main purpose. तो हमारी नीड्स के लिए एनर्जी होती है. एक तो आपकी बेसिक नीड्स हैं, वो फिजिकल बॉडी उसके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है. और उसके बाद जो ऊर्जा बचती है उसको प्रोग्रेस में लगानी चाहिए. दैट इज़ द राइट यूज़ ऑफ एनर्जी. पर अब लगानी चाहिए, और क्या होता है इसमें बहुत बड़ा एक गैप है मनुष्य का. क्योंकि नेचर उसको, मनुष्य को उसी पैटर्न में बांध देता है जिसमें उसको उसका प्रयोजन सिद्ध होता है. फॉर इंस्टेंस नेचर लव्स की, ठीक है विवाह होगा, बच्चा होगा, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, इसमें वो बांधे रखता है. क्यों? अगर नेचर से कोई पूछे तो नेचर कहेगी हाँ मुझे पता है एक दिन मनुष्य को सुपरामेंटल बीइंग बनना है, जल्दी क्या है? तो आप पूछिए जल्दी क्या है, मतलब आपका क्या प्रोग्राम है? कहते मिलियन ईयर्स चलने दो, अभी तो मज़ा आ रहा है मुझे खेल खेल के. क्योंकि नेचर के लिए मिलियन ईयर्स इज नथिंग, पलक झपकते. तो इसलिए बट मिलियन ईयर्स मतलब उसमें क्या क्या अपहीवल्स हो जाएंगे, मनुष्य की दशा से गुजरेगा. इसीलिए डिवाइन वांट्स कि ये एक्सेलरेट हो जाए प्रोसेस. क्योंकि लेकिन अब चूँकि एनर्जी का विस्फोट हुआ है आज के समय में, ये जो प्रश्न, इससे एक दूसरी चीज़ निकलती है, और वो ये है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जो फायर को पकड़ के ऊपर की ओर मुड़ते हैं, परंतु अधिकांश आप देखेंगे कि आज के ही समय में बहुत अधिक वाइटल एंटरटेनमेंट, ना जाने किन किन किसने चैनल्स निकल गए एनर्जी के अपव्यय होने के. तो उसका कारण ये है कि एनर्जी का विस्फोट हुआ है. दिस ट्रेमेंडस एनर्जी विच इज़ अवेलेबल नाउ, और इट्स ए न्यू काइंड ऑफ एनर्जी. लेकिन वो मानव चेतना में उतरती है तो मानव चेतना उसको ना समझ पाती, ना संभाल पाती है.
तो वो पहले वो नेचर के जो बने बनाए चैनल से उसमें जाती है, फिर बाद में जो अगर कोई सचेतन है, योगी है, तो सिंसियर है, तो धीरे धीरे राइट डायरेक्शन लेती है अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिवाइन मदर एंड हर ग्रेस। पर नहीं तो भीम की गदा के समान है, उठाने का प्रयास करेंगे, गलती से उठ गई तो गिर के वो गदा हमें स्वयं को चकनाचूर कर देगी। Do we spend energy when we think? Yes, we spend and we gain. By spending we gain, and by gaining we spend. ये एक constant process है, interchange. तो जो लोग जैम करके रखते हैं, अब इट्स लाइक फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप काम नहीं करेंगे भौतिक उससे, तो थोड़े समय बाद स्ट्रेंजली टायर्ड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको एनर्जी जो थी अंदर में उसको फ्री नहीं किया। एक पॉइंट तक रेस्ट ठीक है, पर आपने देखा है जो लोग 9 घंटे सो के उठते हैं, देर से उठे और तमस में नहीं मन करता है, डलनेस आ जाती है। तो यही चीज़ दिमाग के साथ भी है, ब्रेन के साथ भी है, थॉट के साथ भी है। अगर आप स्पेंड नहीं करेंगे तो गेन नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे थॉट डल हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग डल हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, आप वही दकियानुसी बातें कि करवा चौथ रखने से हस्बैंड की डेथ नहीं होती है, यही सब चीज़ों में आप सारे कितने हस्बैंड चले गए पहले, लेकिन फिर भी लोग सब करने वाले लोग, और रिवर्स भी है, कई लोग हैं जो नहीं करते हैं, हस्बैंड दीर्घायु होते हैं। तो ये सब चीज़ों में अब ये क्या है, ये हमने कहीं पढ़ लिया, विश्वास कर मान्यता के आधार पे जीवन को जिए जा रहे हैं, अनथिंकिंग। तो डेफिनेटली विचारवान होना चाहिए, विचार में ऊर्जा जाएगी, लेकिन आपको नई ऊर्जा आएगी। जब हम सोचेंगे तो प्रारंभ में कठिनाई होगी, इसीलिए तो श्री अरविंद ने इतनी सुंदर एक्सरसाइज दी है हमारे ब्रेन के लिए। रीड हिज बुक्स। माँ से किसी ने पूछा था हाउ टू डेवलप इंटेलिजेंस, माँ ने कहा रीड श्री अरविंदो। तो ऑटोमेटिकली वो फ्रेश ऊर्जा आएगी, जब तक जाएगी नहीं तब तक आएगी नहीं। हाँ, जाने में तो होगी, अब इनिशियली इट विल बी एन एफर्ट। सो when we think don't feel tired, but after the game we usually feel tired, ऐसा नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन सही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो गेम के बाद उनको एनर्जी भी लगती है और एक क्वाइट्यूड भी आता है, और कई लोग हैं जो थोड़ा सा सोच के कहते हैं मेरा माथा बनना आ रहा है। ये डिपेंड करता है एक एक व्यक्ति के ऊपर, ये व्यक्ति परक है। कुछ लोग हैं जिनको सोचने से, जिनके लिए सोचना सहज स्वाभाविक होता है, तो उनको उतना टायरिंग नहीं लगता, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। मुझे पता नहीं किस हद तक लोगों ने सोचा है, एक पॉइंट आता है जिसके बाद में वो थॉट स्ट्रेच नहीं कर पाता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि गेम के बाद टायर्डनेस। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर मेनी पीपल, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के पहले, अभी क्रिकेट मैच आज होने वाला है, कई लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे या कुछ और करेंगे। आप बताइए क्यों करते हैं? देखा जाए तो वो तो अपनी एनर्जी को डिप कर रहे हैं, अगर इस लॉजिक को देखा जाए, बट इट एक्चुअली एनर्जाइजेज योर बॉडी। हाँ, एक्सेस करेंगे किसी भी चीज़ को तो टायर्डनेस होगी। कोई भी खेल है, आप अपनी इसलिए सीमाओं को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। सडनली एक व्यक्ति बोलेगा कि अरे दारा सिंह भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, तो हम 10 दिन के अंदर गामा पहलवान को फेंक देंगे, तो फिर बैलेंस होना चाहिए जीवन में। पूर्णिमा एंड अमावस्या, हाउ डू दे अफेक्ट अवर एनर्जी? हर चीज़ का सृष्टि में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस पर वैसे स्टडीज़ भी हैं पूर्णिमा पर कि लोग पागल होते हैं कि नहीं, मन विचलित होता है कि नहीं। स्टडीज़ भी हैं, उनके रिफ्यूटेशंस भी हैं। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि प्रभाव पड़ता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। जो मैंने अमावस्या का तो उतना मैंने नहीं देखा है, लेकिन पूर्णिमा का प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब इसको लॉजिकली इस तरह समझा जाता है कि अब जो पूर्णिमा का चांद समुद्र को अपनी ओर उछालता है, तो अगर ह्यूमन बॉडी में देखें तो 75% to 80% इज़ वाटर। तो हर चीज़ के ऊपर उसका असर तो पड़ता ही है। इनफैक्ट पूरे तारों का, नक्षत्रों का कहीं ना कहीं असर पड़ता है, लेकिन उसको एब्सोल्यूट उसमें नहीं बदल देना चाहिए कि जैसे पिक्चर बन गई पूनम की रात तो उसमें वो पागल होकर घूम रही, ऐसा नहीं है। एक सम असर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रोज ही होती है पूनम की रात, कुछ के लिए रोज अमावस्या होती है। पर ये सच है कि मौसम का फ़र्क, कई लोग हैं जो आप देखेंगे जब क्लाउड्स होते हैं लो, तो उनके अंदर भी एक लोली फीलिंग आती है। रेन्स के बाद एक फ्रेशनेस फील होती है, ऐसा है। कई बार जब डैम्प होता है वेदर, तो एक अंदर में भी एक डिप होता है। तो मौसम का
ऋतुओं का, वातावरण का, हर चीज़ का। केवल बेचारे चांद को क्यों कोस रहे हैं? वो कहेगा ये अच्छी बात है, मैं तो महीने में 2 बार ऐसे करता हूँ, और बाकी सूरज को, तारों को, इनको कोई नहीं कहता। हमारे नज़दीक है ना, हमारे मामा जी हैं इसलिए, धरती से निकला है। चांद की एक और दूसरी समस्या है, चंद्रमा फिजिकली धरती के गर्भ से निकला है। तो कहते हैं कि वो, मतलब फिजिकली मैं बता रहा हूँ, तो कहते हैं कि वो एक सटल अम्बाइलिकल कॉर्ड जुड़ी रहती है। तो चांद की उथल पुथल हम पर भी उथल पुथल करती है। क्या पता लूनर स्टॉर्म्स का भी असर पड़ता हो, जो हम नहीं जानते। स्टॉर्म्स बोल के लूनर में नहीं आता है, पर डेफिनेटली उसकी गति के कारण कोई ना कोई हलचल, प्रकंपन कहीं ना कहीं उसके अंदर होती है, तो उसका असर पड़ता होगा। अब मून का जो हिडन साइड है उस पर लैंडिंग क्यों नहीं कर पाते? इसी कारण नहीं लैंड कर पाते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू लैंड, इट इज सो। इन चीज़ों का असर निश्चित रूप से पड़ता होगा, लेकिन किस हद तक, कितना, अल्टीमेटली ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज मच ग्रेटर। नाउ डेज फ्रॉम वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड, बहुत अच्छी बात है। लाइक दिस कैन एनी एनर्जी बी क्रिएटेड फ्रॉम अ वेस्टेड थाट्स। सच तो ये है कि अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव, लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव देखें नेचर का, तो दिस इज नथिंग लाइक वेस्ट। वेस्ट एक कंसेप्ट है जो गुड और बैड की तरह डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के संबंध में कह रहे हैं। ह्यूमन बींग्स, हमारा वेस्ट होता है, थॉट को छोड़ दीजिए, फिजिकली वो मैन्योर बन के धरती के अंदर जाता है। आप उसको, हम वेस्ट कहते हैं नेचुरली, और वेस्ट मैनेजमेंट का। तो कोई भी चीज़ वास्तव में, अब लोग कहते हैं कि ये प्लास्टिक वगैरह तो वेस्ट है ही, जा रहे हैं, वो तो खराब कर रहे हैं, यू नो, इवन दैट, जो आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आप प्लैनेट की फिक्र नहीं करो, पर लार्जर पर्सपेक्टिव हमेशा होना चाहिए। जैसे अल्ट्रावायलेट लेयर है, ओजोन लेयर, तो वो टूट रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन प्रिंट्स बढ़ रहे हैं, और अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात हो रही है, समुद्र के वो तले राइज कर रहे हैं और अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो मानव अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन दूसरी दृष्टि से क्या पता मानव चैलेंज हो रहा है अपने अंदर से एक न्यू बीइंग को क्रिएट करने के लिए। तो वेस्ट इज़ ए ह्यूमन कंसेप्ट। वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली, जैसे गुड और बैड, एक स्टेट है जहाँ पे कोई गुड और बैड नहीं है, लार्जर स्टेट है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलेंगे इंडिविजुअली कि नहीं गुड और बैड, तो नहीं है। हमने टॉक में सुना था और किताब में भी लिखा है, गीता में भी ये लिखा है कि कोई किसी को मारता नहीं है और कोई मरता नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तलवार निकाल के किसी को घोंप दे, कि गीता में लिखा है कि हमने नहीं मारा, हमारे हाथ का दोष है, और हाथ के पीछे तो सूक्ष्म शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। इट डज नॉट एब्जॉल्व अस ऑफ आवर इंडिविजुअलिटी, क्योंकि हमारे विकास का मार्ग इससे खुलता है कि हम क्या चयन करते हैं। लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव है जिसमें हम इन चीज़ों को इस तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम कुछ भी कर लें, कितना भी, अंत में डिवाइन विल फुलफिल हिज प्लान थ्रू एवरीथिंग, अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स थ्रू कैटास्ट्रोफी एंड डिजास्टर। अब डायनासोर थे, उनको मारने के लिए भगवान ने क्या मास्टर प्लान बनाया था? वो रुद्र प्रकट हो गए, कहा कहिए क्या करूं, एक एस्टेरॉइड लेके धरती पर डाल दो, डाल दिया। केवल वो नहीं खत्म हुए, लगभग सारा जीवन समाप्त हो गया था पृथ्वी पर। ये जो ये सब दिखाते हैं ना वो पिक्चरों में, बड़ा हरा भरा जंगल जिसमें डायनासोर घूम रहे हैं, एवरीथिंग वैनिश्ड। लेकिन कुछ मिलियन या बिलियन ईयर्स के बाद में जब धरती में जीवन आया तो मैनी साइडेड वेज में आया, एनरिच होके आया। तो लेकिन ओनली थिंग इज कि अब नेचर के लिए बिलियन ईयर्स इज नथिंग, प्रॉब्लम हम लोगों की है। तो वी हैव टू नाउ बी कॉन्शियस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। In Corona period, many brothers and sisters are in a depressed state. How can they be able to recover from it? ये एक बड़ा व्यक्तिगत क्वेश्चन है। और कोई भी मृत्यु किसी भी कारण से हो, अकाल मृत्यु से व्यक्ति को शोक होता है, ये एक नेचुरल चीज़ है। पर जब हम ये चीज़ मान लेते हैं कि जो 2-3 चीज़ें हमें स्मरण रखनी चाहिए। एक तो जो हो गया है हो गया है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आपका कितना भी दुख, पीड़ा, कष्ट रोते रहेंगे आप जीवन भर, लेकिन यू कैन नॉट रिवर्स इट बैक। तो एक तो ये चीज़ को हमको स्मरण रखना चाहिए बड़े लॉजिकली। आप उसको नहीं बदल सकते हो, तो जब जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते तो नेक्स्ट हम क्या करें। दूसरा में ये स्मरण रखना चाहिए कि वो जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन हमारे रोने से, दुख से उसको पीड़ा हो रही है, तो वी आर नॉट हेल्पिंग इट जर्नी एनी फर्दर। हम पीड़ा पहुँचा रहे हैं। तो कम से कम अब चला गया है तो हम उसको खुशी खुशी भेजें, खुशी खुशी जाने दें। तीसरा, हमें ये स्मरण रखना चाहिए जो चला गया है वो प्रगति कर रहा है,
ही इज टेकिंग न्यू बॉडी, न्यू लाइफ एंड प्रोग्रेसिंग। चौथा, हम जो पीछे हट गए, बच गए, तो इसका तो मैं ये पूछता हूँ कई लोगों से, जैसे कई लोग हैं जो विवाह के बाद बड़े परेशान होते हैं, सभी लोग होंगे पर मैं कहता हूँ कई लोग हैं, एक मतलब आई डोंट वांट टू ओवर जनरलाइज। तो अब क्या होता है कि अब वन ऑफ द थिंग्स आई आस्क कि बिफोर यू गॉट मैरिड आप सुखी थे कि नहीं थे? जैसे किसी के उदाहरण दे रहा हूँ, 19 साल की उम्र में शादी हुई, तो 19 साल के पहले आप जीवन में खुश थे कि नहीं? बिल्कुल थे। तो मैंने कहा कि आपने ये क्यों, वो वापस उस स्टेट में क्यों नहीं होते हो? आपने ये कंडीशनिंग बना ली कि मेरे हस्बैंड होंगे तभी मैं खुशी रहूँगा, मेरी वाइफ ऐसी होगी तभी मैं खुशी रहूँगा। ये तो आपने कंडीशन किसी ने नहीं बनाई, आपने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर दिया कि मेरा बच्चा ये करेगा तभी मैं खुश होऊंगा, मेरा बच्चा वैसा होगा। तो इसको आप डीकंडीशन करिए जब जीवन में कोई नहीं था। तो यहाँ पर हमको दो सत्य साइमल्टेनियस स्मरण रखने हैं। एक तो ये फैक्ट है कि लाइफ में हम अकेले होते हैं, ये एक पहला फैक्ट है। दूसरा, लाइफ में सारा विश्व हमारे साथ होता है, ये दोनों फैक्ट है। और इसका मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकता हूँ। कविता का एक्सीडेंट हुआ था, उसके सामने बड़ा भयानक एक्सीडेंट था, मतलब शी कुड हैव डाइड। वो आना था वो तो लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो लग नहीं रहा हूँ, मैं तो ठीक है, शी डजंट पिक अप द कॉल, लेकिन कोई चीज़ अंदर में कह रही थी कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। वरना लेट होना, कॉल पिकअप नहीं करना इज़ ए नॉर्मल थिंग। तो क्या हुआ था कि एक्सीडेंट होकर के ठीक टेनिस ग्राउंड के सामने शी वॉज ऑन द स्कूटर, वो हो गया, और ऑन द टारमेक फ्लाइट का या रोड। तो अब देखिए कैसे, अब ये चांस की बात है, कौन आया बचाने? कोई नहीं आया हम में से, जो रिलेटिव सबसे जिससे बात कर, एक ऑटो रिक्शा वाला आया। अब उसने भी देखा तो करके, अब शिवाजी साड़ी वेरी एटिपिकल फॉर द आश्रम ड्रेस, लेकिन वहाँ किसी ने बोला आश्रम लेडी, तो पता नहीं क्या हुआ, नहीं तो शी वॉज नॉट एट ऑल। तो उन्होंने लेकर के डाल के ऑटो रिक्शा में लिटरली डम्प्ड, और ऑटो रिक्शा वाले की भी वो ले आया आश्रम के गेट तक। आश्रम के गेट पर भी वो जो वॉचमैन है उसको इंस्ट्रक्शन है ऐसे केस नहीं लेना, तो वो मना कर रहा था, नो 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 गो टू जीएच। स्प्लिट सेकेंड बेबी दी गोज आउट एंड सीजन से एंड शी रश टू कॉल मी, आलोक भाई कविता। दैट्स देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कौन आया बचाने के लिए? कितनी बार ऐसा होता है, आप सोचते हैं कि आपका बच्चा, आपका हस्बैंड वाइफ काम आएंगे, बट फैक्ट इज कि जब जिसको होना होता है वो होता है, और यदि नहीं होना होता है तो ये इस तरह से है कि आपके घर में सब लोग रहेंगे। ऐसी कितनी कहानियां मैं तो जानता हूं जिनके घर में सब उन्होंने सिक्योर करके सब रखा और व्यक्ति डाइड। तो ये तो फैक्ट है जीवन का कि एक दृष्टि से देखा जाए तो आप अकेले हैं, दूसरी दृष्टि से सारा विश्व चलता है, और इन दोनों को जोड़ने की जो कड़ी है वो है डिवाइन। तो अंत में अगर इस चीज़ का फाइनल आंसर है तो टू लर्न टू ट्रस्ट द डिवाइन एंड लर्न टू एक्सेप्ट, और इसको और आगे एक कदम, फाइनल कदम, जैसे ब्रदर सिस्टर हैं, डेथ हुई तो हमें क्या करना चाहिए। ये बात पहले मैं ऐसे सोचता था कि कभी ऐसे होने से कितनी पीड़ा होगी, देन आई रियलाइज कि अगर जीवन में कभी ऐसी घटना हो तो क्या करना चाहिए। एक तरीका है हम रोते रहें, चिल्लाते रहें, दूसरा है हमको मृत्यु से लड़ना चाहिए कि वाई दिस शुड हैपन एट ऑल। एक जो योगी जिस एस्पिरेशन आनी चाहिए संसार में, ये नहीं होना चाहिए। बात केवल हमारे स्वजन की नहीं है, दिस काइंड ऑफ ए थिंग शुड नॉट, इस संसार में एक्सीडेंट, एरर, डिजीज नहीं होनी चाहिए। वो रूट ले लीजिए तो आप बुद्ध बन जाते हैं, और दूसरा रूट ले लीजिए तो ये चॉइस हमको करनी है। ब्रदर सिस्टर कोई भी है, वी हैव टू मेक ए चॉइस। एक चॉइस है जो आपको ऊपर की ओर ले जाएगा, एक चॉइस है जो बांधेगा, आपको भी पीड़ा दे रहा है और जाने वाले को भी पीड़ा दे रहा है। सो दिस इज द वे टू कम आउट। फिर एक प्रश्न है, आई थिंक मैन कैन डू वट एवर ही वांट्स। नो प्लीज, इट्स नॉट लाइक दैट। मैन कैनॉट डू एनीथिंग दैट गोज बियॉन्ड द डिवाइन विल, दैट इज द लास्ट बैरियर, यू कांट सरपास इट। यस, द डिवाइन में अलाउ, गिव यू द फीलिंग, ये फीलिंग हो सकती है कि हाँ हम जो चाहें कर सकते हैं एक लिमिट तक, एक लिमिट पर आकर के रिकॉइल होगा। यदि आप प्रकृति का असंतुलन कर रहे हैं, आप चंगेज खान हो सकते हैं। मैं रावण कंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े डिसेंट अच्छे संत महात्मा जैसे हैं वो। अगर आप चंगेज खान और हिटलर ये सब देखो तो लगता है तो बड़े हमारे, तो हम इनको ऐसे ही असुर राक्षस कहते हैं पूजा पाठ करने वाले पंडित, मतलब करते थे गड़बड़ तो, लेकिन ऐसी भयंकर जो हम देखते हैं, जो
वेस्टर्न वर्ल्ड और मंगोलिया में तो वो तो कहीं दूर दूर तक वी कांट इमेजिन. वो फिल्म में आया था ना खिलजी, और देखिए कैसे भगवान का खेल देखिए. एक नंबर का जो भी आप एडजेक्टिव्स लगाने हैं, बदमाश व्यक्ति खिलजी. लेकिन उसके कारण मंगोल का इन्वेशन नहीं हुआ इंडिया में. उनसे लड़ने के लिए एक ऐसे ही बर्बर आदमी चाहिए था, क्रूर और बर्बर. वो क्या करता था, आपने पिक्चर देखी होगी तो उसमें प्रारंभ ऐसे ही होता है. वो उस तरह के लोगों को, हम क्षत्रिय थे, कोड ऑफ कंडक्ट, राजा होगा, चैलेंज करेगा, राजा से राजा लड़ेगा. मंगोल आर्मी को आप यू कांट डू. तो एक दो बर्बर में से भगवान ने एक लेसर बर्बर उसको बेचा. मंगोल्स का आना मतलब यू फिनिश्ड. कोई उसके बाद इट्स लाइक दैट. वो तो अपने घोड़ों का खून पी करके उनको लगता था कि दे आर. तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं है संसार में. तो हमारे अंदर ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्यों ये नहीं होना चाहिए. और तब हम सीधा श्री अरविंद के योग में प्रवेश करते हैं कि दिस शुड नॉट बी. केवल शोक करने से क्यों, और भी लोग हैं जिनकी मृत्यु होती है, इससे वर्स्ट स्टेट में होती है. तो हमको उन सब के सिंपैथी को कॉस्मिक बना लो और व्यक्तिगत समस्या को कॉस्मिक लेवल पे जाके देखो, तो अपने आप आपको दिखेगा कि ये समाधान, सही दिशा आपको मिलेगी. I think man can do whatever he wants. As I said, no. Do what he can, concentrate on. No. There is a limit to which he can. तो इसमें जो उदाहरण दिया उसकी भी बात है, अब उसको ले लें. Such as, can a large stone be thrown away without touch? Is this really possible? If so, how? What kind of energy is this? अब ये उदाहरण की बात हो रही है. प्रैक्टिकली अगर व्यक्ति डिवाइन के साथ यूनाइट हो जाए, अल्टीमेट एनर्जी के साथ, तो उसके अंदर ये प्रेरणा आए कि मैं पत्थर को उठा के, जैसे हनुमान जी ने किया, तो संभव है. बट यू हैव टू नो द प्रोसेस. ऐसे नहीं है कि हम बैठ के थॉट से कंसंट्रेट करेंगे. थैंक गॉड मनुष्य को ये सब नहीं दिया है, नहीं तो मनुष्य ने तो अब तक ना जाने क्या क्या कर दिया होता. कंसंट्रेट करके किसी को बीमार कर दिया. पहले तो यही करता, वो मेरा शत्रु है, वो बीमार क्यों नहीं है, वो ऐसे है वैसे, तो उसने तबाही मचा दी होती. तो भगवान ने उसको दिया नहीं है, गंजे को नखून नहीं दिए हैं. लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होता है, शक्तियाँ आती हैं. तो ऐसी सुप्त लुप्त शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है. लेकिन अगेन इम्पॉसिबल मिरेकल, फैंटास्टिक कर सकते हैं. अगर आप पूछें कि क्या पॉसिबल है, हाँ टेक्निकली पॉसिबल है. प्रोसेस भी है उसकी. प्रोसेस ये है कि आपके अंदर इतना अधिक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, और मैटर के अंदर, उस पर्वत के अंदर इतनी रिसेप्टिविटी हो जानी चाहिए, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पूरे जीवन कोई व्यक्ति इसी काम में लगा दे तो शायद वो पत्थर को उठा के फेंक दे. या जैसे वो लोअर वाइटल एंटिटीज़ हैं जो उठा के करती थी, मेटेरियलाइज और डीमेटेरियलाइज, ये भी एक प्रोसेस है, ऑकल्ट प्रोसेसेस है, कि वो उनका काम ही यही था. ऐसे लोग हैं जिनको ये सिद्धि हासिल है. प्राण क्षेत्र में जाके ऐसी सिद्धियां हैं जहाँ ऐसे मिल जाते हैं. एक बाबा जी थे, रांची की बात बता रहा हूँ, रांची या कहीं बिहार की बात है. तो उनके पास अगर आप जाइए और बोलिए कि मुझे ये, उनकी सिद्धि किस चीज़ में थी, मिठाई मंगाने में. तो वो जीते जागते मिठाई मंदिर थे, लेकिन केवल अग्रवाल स्वीट्स ज़्यादातर. और आप उनको बोलिए दिल्ली से, वो तो फट से ला करके दे देते. लोग बड़े इंप्रेस्ड होते हैं. विवेकानंद जी का उत्तर कितना अच्छा था. मतलब इन चीज़ों में हमको बुद्धि नहीं खपानी चाहिए, इस तरह की चीज़ों में. विवेकानंद जी एक बार जा रहे थे तो नाविक की वेट कर रहे थे हुगली नदी को क्रॉस करने के लिए. इतने में एक योगी आया, उनकी तरफ देखा ऐसे, अरे ये सुना है बहुत बड़े योगी हैं, किस काम के. वो लेट गया और बहता हुआ चला गया. फिर आया उधर से, कहता आप अभी भी वेट कर रहे हैं नाविक की. कहते हैं हाँ क्यों. कहते हैं आप तो सुना है बहुत बड़े योगी हैं. तो कहते हैं मुझे पता नहीं इसका, लोग कहते हैं, पर मैं तो, आपके अंदर ये भी सिद्धि नहीं है कि आप पानी के ऊपर चल के जा सकें. तो विवेकानंद जी ने कहा कि जो 50 पैसे दे करके काम हो जाएगा, एक नाविक की रोजगारी भी चलेगी, नाविक का रोजगार भी चलेगा, उसके लिए मैं अपनी सारी ऊर्जा इसी चीज़ में लगा दूं. तो ये सिद्धियां हैं, लेकिन ये सिद्धियां माँ टच करके बता दी थी कि मटेरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है कि नहीं. एक बार माँ को किसी ने रुद्राक्ष दिया था, तो माँ ने उसको हाथ में लिया और कहा कि ये मटेरियलाइज्ड है. तो आप प्राण जगत की तत्वों को मिला के मटेरियलाइज कर सकते हो. श्री अरविंद के स्टोरी है ईशादी की, जहाँ उन्होंने एक्चुअली देवताओं को ह्यूमन फॉर्म में मटेरियलाइज करके भेजा.
मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, जब वो अगरबत्तियाँ खोज रहा था, अगरबत्ती, और पहले भी ये कहानी मेंशन की है। तो ये सब संभव है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमको केवल पूरे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाएंगे तो ये शक्तियाँ आएंगी, लेकिन क्या वहाँ रुक करके हमको कि अच्छा हमको पत्थर उठा के फेंकना आ गया? नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में हम जाते हैं भगवान से यूनियन के लिए। हाँ, उस कोर्स में ऐसी सिद्धियाँ आती हैं, प्राण जगत की सिद्धियाँ हैं, जिसमें आप निश्चित रूप से उत्थापना सिद्धि होती है। श्री अरबिंदो ने ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस किया था, ग्रेविटी के अगेंस्ट शरीर उठ जाता है। तो वैसे ही आप पत्थर को भी उठा सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग दैट, क्योंकि उठाने के बाद ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ फेंकना है। आप सृष्टि का बैलेंस गड़बड़ कर रहे हैं। वो पत्थर जहाँ है भगवान ने रखा है, एक पर्पस से रखा है। आप कहेंगे किसी को ठोकर लगी, शायद वो भी पार्ट ऑफ द प्लान है। रास्ते के पत्थरों को हटा दीजिए, पर ऐसी पता चला किसी ने हिमालय को ही हटा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई ये बीच में क्यों खड़ा है? तो it is said that the sun is the ultimate source of energy. Ultimate source of energy is only and only and only and only the divine. Sun is the material symbol of the supramental power which is high above. पर जस्ट आई एम श्योर लोग इसको जानते हैं, इस केवल मेटेरियल ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य हैं। प्लैनेटरी सिस्टम है जिसके केंद्र में सूर्य है, और ऐसे ऐसे सूर्य हैं जो हमारे सूर्य से मिलियन टाइम्स ज़्यादा, जिनके अंदर आग है सीने में। तो ये किस सन की हम बात कर रहे हैं? ये सन तो केवल हमारे लिए हैं, और न जाने कितने असंख्यों सूर्य हैं केवल मेटेरियल यूनिवर्स में। प्राण जगत के अपने सूर्य हैं, मेंटल वर्ल्ड के अपने सूर्य हैं, आदित्य 12 जो सूर्य के बच्चे हैं। और अगर आप सुपरामेंटल वर्ल्ड में जाएंगे तो अल्टीमेट जो सन ऑफ सुपरामेंटल ट्रूथ, उसके भी एस्पेक्ट्स हैं। सन ऑफ सुपरामेंटल लव, सन ऑफ सुपरामेंटल पावर, सन ऑफ सुपरामेंटल ब्यूटी। तो सन अल्टीमेट सेंस में यस, पर नॉट इन मटेरियल सेंस। सो क्वेश्चन है कि सो इज नॉट इट करेक्ट टू टेल सन इज एनर्जी इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग इज एनर्जी? नहीं, ये तो उचित नहीं होगा। ये तो फिर मिक्सअप कर दी हमने चीज़ें। किसी बच्चे को आप बोलिए कि तुझ में और माता पिता में कोई अंतर नहीं है, बच्चा कहेगा अभी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा हो जाने दो मुझे। ऐसा नहीं है, प्रकृति में विविधता बनी है। भगवान इसको, वननेस का अर्थ ये नहीं है ऑल इज डिवाइन। इट्स लाइक सेइंग ऑल इज डिवाइन। अगर हम एनर्जी को हटा दें, ऑल इज डिवाइन, सच बात है। पर डिवाइन, अगर ऑल इज डिवाइन उसी स्टेट में रहना था तो सृष्टि नहीं होती। सृष्टि में उसकी कंसेंट्रेशन और क्वालिटी चेंज होती है। तो इट इज़ ट्रू कि हर जगह एनर्जी है। सन को नहीं भी इन्वॉल्व करें इस प्रश्न में, हर चीज़ में डिवाइन है। लेकिन डिवाइन के मैनिफेस्टेशन में, एक सांप के अंदर जो डिवाइन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक संत के अंदर जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक योगी के अंदर, एक भक्त के अंदर, एक मनुष्य के अंदर, एक पशु के अंदर, ये सब वो अपने को कंटेन करके, लिमिट करके और डिफरेंट क्वालिटी बना करके निकलते एक ही से। जैसे प्रिज्म के अंदर से 7 रंग हैं, तो अब कोई पेंटर बड़े मेहनत करके पूरा रंगों से भर दे और आप बोलो कि नहीं जी कुछ नहीं, ये तो वाइट ही है। वाइट बैकग्राउंड है पर रंगों की विविधता भी है। तो वी शुड अंडरस्टैंड द बोथ आर ट्रूथ साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड इनकॉम्पिटेंस? आई एम नॉट श्योर कि ये प्रश्न वैलिड है। पावर एक केवल एक शक्ति है। अब वो अगर इसको रिलेट करना है तो यही है कि हर व्यक्ति के अंदर वो पावर शक्ति अलग अलग ढंग से काम करती है। मैं इसको एक मानव स्तर पे ले रहा हूँ। शायद इनकम्पिटेंस इज अ वर्ड ऑफ मानव स्तर पे, कि कोई व्यक्ति इनकम्पिटेंट है तो हो सकता है कि उसके अंदर पावर एक दूसरी दिशा में कार्य कर रही हो और उसको हमने लगा दिया। जैसे वो टॉर्टोइज और कछुए, कछुए किसके साथ? खरगोश के साथ। ऐसी कोई रेस होती है और रियल रेस होगी तो क्या सच में ये सच है कि कछुआ जीतेगा? इम्पॉसिबल। कोई खरगोश सोता नहीं है, उसको जितना भी खाना दे दो वो रेस्ट नहीं करता। उसकी प्रवृत्ति ऐसी चंचल है, वो नहीं सोता है, वो घूमता रहता है। वो अगर रेस नहीं भी करोगे तो जीत जाएगा, वो ठुमक ठुमक चलेगा तो भी जीत जाएगा। खरगोश की प्रकृति है। तो फिर तो क्या वो इनकॉम्पिटेंस है? कछुआ नहीं,
उसकी कॉम्पिटेंस तब मापोगे अगर खरगोश को बोलोगे आ जाओ पानी में रेस लगाओ, अब देखिए, और एक कंडीशन रख दो पानी में थोड़ी देर आपको डुबकी लेनी है, तब पता चल जाएगा। तो हर व्यक्ति के अंदर पावर अलग अलग दिशा में कार्य कर रही है, इसी को अधिकार भेद कहा गया था। हर व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ की ओर नहीं रेडी है टर्न होने को। अब जबरदस्ती आप पकड़ के लगा देंगे, वो बेचारा क्या होगा, उसको ना समझ आ रही है, वो उसको रिड्यूस कर रहा है अपने सीमित बुद्धि के अनुसार। उसी प्रकार से हर व्यक्ति फिलॉसफी के लिए नहीं बना है, हर व्यक्ति मैथमेटिक्स के लिए नहीं बना है। वो उस दिशा में जाएगा तो इनकम्पिटेंट होगा। तो पावर है लेकिन इनकॉम्पिटेंस है। क्यों? क्योंकि वो दिशा वो उसकी सही नहीं है, जिस दिशा में उसको ये अंदर वो पावर संकेत कर, क्योंकि पावर के पीछे कॉन्शियसनेस है, ज्ञान है, और वो ज्ञान उसको संकेत दे रहा है किसी दिशा में। बचपन में ये संकेत आते हैं, बड़े होते हैं तो टिपिकल ढर्रे में ये कर लो वो कर लो, तो वहाँ पे सब खत्म हो जाता है। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़े विस्तार तो नहीं बट स्लाइटली दिस थिंग। तो उसमें एक है कि इज मंत्र ए पावर? यस ऑफ कोर्स, ध्वनि, साउंड इज ए पावर, लाइट इज ए पावर, एवरीथिंग, शक्ति सर्वत्र है, हर चीज के अंदर है। तो फिर मंत्र में स्पेशल क्या है? मंत्र में जो उच्चतम स्पंदन है, तो सृष्टि को नाद से प्रारंभ हुई, स्पंदन से। तो वो जो स्पंदन, ओरिजिनल स्पंदन है, वो ऑल पावरफुल है, क्योंकि उसने सबको क्रिएट किया। इसीलिए कहा जाता है क्रिएटिव वर्ड। वो वर्ड विद ए कैपिटल W मीन्स स्पंदन। अब वो स्पंदन धीरे धीरे नीचे जब आता है तो कई सारे पंच तत्वों का खेल, इसको हम लोगों ने पहले बात की है तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो करते करते ये जड़ जगत की अंदर वो, वहाँ भी वही स्पंदन है, गहराई में जाएंगे तो वही स्पंदन है, लेकिन वो बहुत सीमित हो गया है, बहुत सारी चीज़ों के सरफेस पे नॉइज आ गई है। तो अब उस नाद को अगर हम कैच कर सकें तो वो ओरिजिनल पावर है। तो कहाँ से आप माध्यम शुरू करेंगे? अगर अल्टीमेट आनंद को कैच करना है तो लव, जो सीमित प्रेम है, इमोशन से टर्न करेंगे। अल्टीमेट ट्रूथ को कैप्चर करना है तो ज्ञान, बुद्धि से आप प्रारंभ करेंगे। तो उसी प्रकार से अगर नाद को कैप्चर करना है तो उसके लिए माध्यम जो चुना था वो था मंत्र। मंत्र क्या था? ऋषि जाके वहाँ पे उस स्पंदन को रिसीव करते थे एक वाणी के रूप में। नॉर्मली मानव वाणी उस स्पंदन को एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, बनी नहीं है, सक्षम नहीं है। लेकिन कुछ लोग वाणी के तप के द्वारा उस स्पंदन को ना केवल रिसीव करते थे, उसको एक्सप्रेस करते थे। और जब वो एक्सप्रेस करते थे तो वो अब सर्वत्र सबके लिए वो एक अवेलेबल हो गया। आप सब लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ पर उस नाद को कैप्चर करने के लिए। तो इसीलिए जो मंत्र दीक्षा का जो सिस्टम है यहाँ से प्रारंभ हुआ। जो गुरु है उसने उस मंत्र को रिसीव किया, अब उसने आपको दिया कि अब आप इस मंत्र पे मेडिटेट करो। सोहम अस्मि, तत्वमसि, गायत्री मंत्र अलग अलग। तो ये मंत्र का जो ओरिजिनल स्पंदन है वहाँ है। तो अब धीरे धीरे ये मंत्र हमको ट्यून करने लगता है जिस भी चेतना के स्तर से वो स्पंदन उतरा है और ऋषि ने उसको वाणी दी है। हर व्यक्ति को कहा जाए ढूंढो अपना तो मुश्किल होती है। तो ये एक यूनिवर्सल मंत्राज है। एक दूसरी चीज़ है कि जब हम साधना में रत होते हैं तो एक टाइम आता है जब हायर कॉन्शियसनेस के टच के कारण हमारे अंदर एक मंत्र अवेकन होता है। वो एक स्पॉन्टेनियस इनिशिएशन है योग का। और तीसरा जो एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, मानी गई है कि और कुछ नहीं, केवल भगवान का नाम ले लो, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि वो तो एम्बॉडीमेंट है, वर्ड मेड फ्लैश। तो ये, और श्री अरविंद ने तो बहुत ही आसान कर दिया। तो किसी से पूछो कि श्री अरविंद के आश्रम में कौन सा मंत्र, अभी भी लोग बहुत कुछ करते हैं कि नहीं ये वाला श्री अरविंद का गायत्री, वो सब बहुत सुंदर है, लेकिन मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो सावित्री ही है। जस्ट रीड सावित्री, तो उसके अंदर वो पावर है, वो शक्ति, ऊर्जा है। तो इट्स लाइक ए कैप्सूल, आप पढ़ेंगे तो वो ऊर्जा के कांटेक्ट में आएंगे, उस चेतना के कांटेक्ट में आएंगे, वो चेतना हमको रूपांतरित करेगी, क्योंकि वो इसी पर्पस से वो उसकी रचना हुई है। इस पर हम लोग बहुत बाद में कभी और विस्तार से लेंगे, बट फॉर द मोमेंट हाउ वाइटल एनर्जी, मेंटल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी अफेक्ट अस। यस, दे अफेक्ट अस। आई थिंक ये प्रश्न हम लोगों ने ले लिया है।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न है, डज म्यूजिक, हायर एंड लोअर म्यूजिक हैव एनी इफेक्ट ऑन आवर एनर्जी लेवल इन आवर बॉडी? स्टडीज़ भी हुई हैं इस पर. खुद मैं इन्वॉल्व था एज ए गाइड टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने ये स्टडी की थी कि म्यूज़िक के साथ, मंत्र के साथ प्लांट पे क्या असर पड़ता है ग्रोथ पर. और इस पर जापानीज उसमें भी स्टडी हुई है. तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर भी फ़र्क पड़ता है, जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं उनके रूप बदल जाता है. और ये सब अवेलेबल है नेट पर, तो मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से इफेक्ट होता है. इसीलिए कौन सा संगीत हम सुनेंगे ये हमें पता होना चाहिए. लेकिन संगीत तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो साथ में है उसकी वाणी कैसे कंट्रोल करेंगे? इसीलिए थोड़ा अलग रहने का चेष्टा करिए. आप सबसे मिलिए, लेकिन सोने के समय आपका अपना रूम होना चाहिए जिसमें आप चाहें, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे जो मिक्सचर होता है, और कॉन्स्टेंटली अगर आप रह रहे हैं किसी के साथ जिसकी वाणी बहुत असंयमी है, क्रोध के स्पंदन जिससे निकल रहे हैं, ये फैक्ट है. इसको हम कवर अप नहीं कर सकते कि नहीं वी आर ह्यूमन बींग्स वी शुड. द फैक्ट इज कि कुछ लोगों की वाणी ऐसी होती है जो बहुत हार्मफुल होती है. वो तो इसी से ये लोअर म्यूजिक की बात बाद में, वाणी का असर पहले देख ले. और कुछ लोग हैं जो गुड मॉर्निंग सुन के लगता है अरे वाह कैसी है, यमराज भी खड़े हो तो कहते हैं रुक जा जरा, क्या आनंद आ गया, गुड मॉर्निंग. और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल रिवर्स होता है, आपकी बहुत भगवान आ रहे हैं सामने और वो आप श्योर हैं भगवान है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हो वो हो, तो आप थोड़ी देर बाद डाउट से. सो वाणी का प्रभाव, वाणी को भी संगीत में बनाइए. ट्राई टू सिंग एज यू स्पीक. एक फिल्म आई थी इस पर, बहुत पुरानी, तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, झंकार बीट्स. और ऐसी पहले भी एक फिल्म थी जहाँ पे गीत के रूप में, और ये फैक्ट है कि आप देखिए, ट्राई करिए लड़ाई करने की गीत के रूप में, पॉसिबल नहीं है. और इस यही चीज़ दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा जो नृत्य में जब कर दिखाते हैं, नृत्य में दिखाते हैं कि दुर्गा जी और महिषासुर वध कर रही हैं, डांस कर रही हैं, लगता नहीं कि ये वास्तव में लड़ाई कर रहे हैं. सब है, मूड है, भाव है, सब है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ए प्ले. तो रिदमिक जीवन, तो रिद्म को पकड़ता है मंत्र. ये रिद्म केवल वाणी नहीं, केवल हमारे इनर ईयर नहीं, मंत्र को बाहर की ईयर से आप नहीं सुन सकते हैं. इसीलिए म्यूजिक, पोइट्री, इनके लिए एक इनर ईयर डेवलप होता है. कई लोग कहते हैं कैसे हम इसको पकड़ें, इस तरह पकड़ें कि आप पोइट्री पढ़िए, आपका इनर ईयर डेवलप्ड होगा. सिंपल तरीका. ये बहुत पहले जब मैं छोटा था मुझे किसी ने बताया था कि बेटा तुमको पोइट्री में बड़ा अच्छा लगता है. मैंने कहा हाँ अंकिल, बहुत मज़ा आता है मुझे लिखना पढ़ना. कहते हैं फिर कैसे लिखते हो, किस भाषा में? मैंने कहा हिंदी इंग्लिश दोनों में, पर प्राइमरली हिंदी में. तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कही थी कि तुम खूब सारी पोइट्री पढ़ो तो तुम्हारे अंदर वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, वो साउंड सेंस. तो इट्स सो ट्रू. आप पढ़िए श्री अरविंद की पोएम्स, आप देखें कि वो सेंस डेवलप हो जाए. इट्स ए इनर ईयर, बाहर की ईयर से नहीं. बाहर की ईयर से तो ऐसे आई फेस अर्थ हैपनिंग्स ऑल हैपनिंग्स विद एन इक्वल सोल, पर जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप अंदर से वो हियरिंग आएगी. आई फेस ऑल हैपनिंग्स विद एन इक्वल सोल, इन ऑल आर हर्ड दाई स्टेप्स. अब वो कोई बाहर से पढ़ने की समझने की चीज़ नहीं है ये, लेकिन आपके अंदर में जागृति आएगी. तो वो रिदम्स हैं, रिदम्स को अगर हम कैप्चर करें तो, और उसी वही म्यूज़िक भी है. म्यूज़िक से अधिक वाणी का प्रभाव होता है इंसिडेंटली, क्योंकि संगीत में स्पंदन है लेकिन शब्द, ध्वनि है, शब्द मिसिंग है, और जो सब्सटेंस है वो मिसिंग है. लेकिन वाणी में दोनों है. लेकिन जितना दुरुपयोग मनुष्य की वाणी का होता है, इतना सुंदर वाद्य यंत्र दिया हुआ है, बना हुआ, लिटरली इट्स सो मच मिसयूज्ड. डज मेडिटेशन डेवलप आवर इंटरनल एनर्जी? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान, हमारी चेतना स्कैटर्ड है, उसको एकत्रित करते हैं और एक दिशा में हम लगाते हैं. एकत्र करने मात्र से जो हमारी चेतना इधर उधर सब अंदर में आके डेवलप होती है. इसका एक एग्जाम्पल ऐसे दे लें कि आपने इधर उधर बहुत सारे पैसे दिए हुए हैं,
लेकिन अगर आप सबको एकत्र करेंगे, पहले आपका स्टोर बढ़ा, अब आप उसको एक सही जगह पे लगा रहे हैं। छोटे छोटे खुदरे आप छोटी छोटी जगह पर ला सकते हैं, सोचते हैं पॉन ब्रोकर्स, छोटे आप रिटेलर्स, आपने इसको दिया, सूद पर दिया। लेकिन जब आपके पास ह्यूज अमाउंट होता है तो यू कैन डू ए स्टार्टअप, और उस स्टार्टअप में आप कहीं अधिक पोटेंशियल है आपको बढ़ाने का। तो उसी तरह की चीज़ है कि चेतना हमारी फंसी हुई है बहुत जगहों पर, मेडिटेशन के द्वारा हम उसको एकाग्र करते हैं। एकाग्र कर कर उसी चेतना को जो सीमित है क्वालिटी में और क्वांटिटी में, उनके साथ जोड़ते हैं जो अनंत हैं और जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप, जिनके अंदर अल्टीमेट क्वालिटीज़ का जो स्वरूप है वो है भगवान है। तो मेडिटेशन से ये सब डेवलप होता है। हर किसी को मेडिटेशन करना चाहिए, इससे वेरी निश्चित रूप से समय निकाल कर। नहीं होता कोई बात नहीं, बैठिए, आज नहीं तो कल होगा, नहीं प्रयास करेंगे तो कभी नहीं होगा, ये निश्चित है। सो वन मस्ट ट्राई। व्हाट आर हिडन पावर्स ऑफ एनर्जी? हिडन पावर्स आर देयर, बहुत सारी हैं, पर पहले जो हैं उनको यूज़ करें, और वही रोड भी है। विल को डेवलप करिए। तो विल को अगर हम डेवलप करते जाएं तो इस विल के पीछे एक डीपर विल निकलती, इनर बीइंग जो मनुष्य का है उसके अंदर और ग्रेटर पॉसिबिलिटी। थॉट, आप थॉट को यूज़ करें, हम लोग बैठ के रिफ्लेक्ट करें, तो धीरे धीरे थॉट के अंदर पोटेंसी आने लगती है। और फिर क्या होता है, रेवलेटरी इंसाइट्स। आप पूछिए क्रिएटिव लोगों से, वो ऐसे ही करते हैं, एक थॉट को पिकअप करते हैं और उस थॉट के ऊपर वो अपने माथे को, पूरी ऊर्जा को लगाते हैं। फिर एक समय आता है जब वो एक पियर्स करता है किसी चीज़ को, आहा फिनोमेना जिसको कहते हैं, और एक कैस्केड की तरह ज्ञान गंगा अंदर में उतरने लगती है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो वो एक टाइम के बाद वो हिट करता है और नई संभावनाएं प्रकट होती हैं। तो वही हिडन पावर्स है माइंड के अंदर। दीज ए कैपेसिटी टू नो, दूर क्या हो रहा है वो मन जान सकता है। कई लोग ये टेलीपैथिक चीज़ों को अनुभव करते हैं, लेकिन इसको, क्योंकि बाद में मन केवल पढ़ाई और पैसा कमाना इसमें लग जाता है, बाजार, फिर अमेज़ॉन, उसी में मन खोया हुआ है, तो फिर उतना ही डेवलप होता है कि आपको पता होता है कि अमेज़ॉन में कौन सी सेल लगी हुई है, शेयर बाजार का भाव कितना गिर रहा है कि बढ़ रहा है, क्योंकि ऊर्जा उसी दिशा में लगी। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ, दो प्रकार की गति है माइंड की, वाइटल की, बॉडी, इवन बॉडी के, एक है बाहर और नीचे और दूसरी है भीतर और ऊपर। तो किसी भी एनर्जी को, किसी भी शक्ति को हम भीतर और ऊपर की ओर ले जाएंगे तो विस्तार होगा और नई संभावनाएं अंदर, इवन हीलिंग की संभावना है। बॉडी कैसे अपने आप को हील करता है ना, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते कॉन्शियसली, क्योंकि हमको प्रोसेस नहीं पता है। लेकिन यदि कोई बीमार है और अपने शरीर की ऊर्जा को वो अंदर खींच करके, इंस्टेड ऑफ बाहर, हम कैसे छोड़ते हैं, बाहर इस तरह से, डॉक्टर आया, उसने क्या कहा, क्या लिखा है उसके ऊपर, सिस्टर आप बताओ, ये बाहर की ओर जा रही है। और भीतर की ओर जाने का अर्थ है कि उसको हम भीतर ले जाके भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो आप देखें कि हीलिंग प्रोसेस विल बी फैसिलिटेटेड। वो ऊर्जा अंदर में संभावना है, इवन हाथों के अंदर है। इस ऊर्जा को हम डेवलप नहीं करते हैं। बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे नहीं पता बल्ब जलाया जा सकता है कि नहीं, मे बी, हु नोस। अगर आप इस एनर्जी को कैप्चर करें, एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रोसेस आनी चाहिए। हाउ कैन वी हील अवर डिसीजेज बाई आई इंटरनल एनर्जी? इसी की बात हुई। क्वाइट्यूड सबसे बड़ी बात है। नो फियर, नो वाइब्रेशन ऑफ एंग्जाइटी, फियर, क्या होगा, तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं। हम क्या होगा, फिर साथ में माँ हमको क्योर कर दो, ये कई बार मैं देखता हूँ। इवन कोई बीमार पड़ गया, मैं आश्रम कंटेक्स्ट में या उसकी बात कर रहा हूँ, लेट अस प्रे, और इतनी एंग्जाइटी वो थ्रो कर रहे हैं। जस्ट ए क्वाइट्यूड, आप क्वाइट्यूड में भी प्रे। कई बार वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं कि फला बीमार पड़े, अब व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग मैसेज डाल रहे हैं, प्रेइंग फॉर रिकवरी। अरे आप प्रे कर रहे हो, करिए, आइए, आपके और परमात्मा के बीच की बात है ना। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कि आई एम प्रेइंग फॉर, डू इट क्वाइटली। सो क्वाइट्यूड, नो फियर। फियर इज ए साइन ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। कंप्लीट फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द ग्रेस टू एन एक्सटेंड, कि अगर जीना है जिएंगे, मरना है तो भी कोई बात नहीं, मरना तो होता नहीं है। हम भगवान के यहाँ पे ऑफिस है, ये भगवान का गार्डन है, वहाँ उनकी गोद है, उनका घर है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो ये भाव से जीना चाहिए कि जिस दिन हम लोग को तो यमराज लेने आएंगे नहीं, आएंगे तो आप मना कर सकते हैं, आपको अधिकार है। प्लीज़
हम आपको नहीं पहचानते, और जो भी आएगा उसको माँ ने कहा है हाँ चलो नो प्रॉब्लम, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई तो इस भाव से जब सरल हो के हम जीवन जीते हैं तो हीलिंग मच बेटर होती है। आप पशु को देखिए, माइंड कॉम्प्लिकेट नहीं करता उनका, उनको कोई ये बताने वाला नहीं होता है कि तेरे को कैंसर हो गया है। पशु पूछता भी नहीं है हो गया तो किस स्टेज का हुआ है, और उसमें भी आप बोलो स्टेज 4, अच्छा 4A की 4B, 4-1A की 4-1B, ये कॉम्प्लिकेशन माइंड लाता है। सरल सहज खुले हुए भगवान के प्रति शांति, क्वाइट्यूड। उस समय बहुत लोग आपके पास आ रहे हैं, डोंट डू दैट, पुट ए बोर्ड आउटसाइड, नो विजिटर्स प्लीज। हर कोई आएगा, पहला प्रश्न करेगा क्या हो गया। अब आप पूरा रिकॉल करेंगे कितना बार, तो मेरी सजेशन है टेप रिकॉर्ड कर लीजिए, दबा दीजिए, बार बार सबको बताएंगे। और कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है, बड़े मतलब इलेबोरेट, हर व्यक्ति के साथ उनकी स्टोरी चेंज होती है थोड़ी थोड़ी कुछ मसाला, मतलब अगर वो देखते हैं कि वो स्टोरी थोड़ी ब्लैंड सी है तो उसमें एक कुछ ऐड हो जाता है। ड्रामेटाइजेशन, वाइटल बड़ा ड्रामेटाइज करता है, बीमार होने से उसको बड़ा मज़ा आता है, मैं बीमार हो गया, अरे हमारे अब वो कहानी बताएंगे कि हड्डी टूट गई, क्या हुआ भाई, ये फ्रैक्चर है उसको, लेकिन वो कहानी कहाँ से शुरू करेंगे, वो कहानी शुरू करें मैं घर में मेरे गेस्ट आए थे। अब अच्छा गेस्ट आए थे हो गया, नहीं नहीं आप सुनिए मेरी स्टोरी वहाँ से कनेक्टेड है। अब आप वेट कर रहे हो कहाँ करने, 15 मिनट हो गया, फाइनली वाज अच्छा हुआ क्या, नहीं हम बता रहे हैं ना आपको, मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ। इतना ड्रामेटाइज करते हैं, लास्ट में आके बोलते वही है कि फिर मैं फिसल गया। अब कहानी शुरू हो रही, तब तक डॉक्टर ने पूरा अपना धैर्य संयम सबकी परीक्षा हो गई है उसकी। तो डोंट ड्रामेटाइज। जब हम ड्रामेटाइज करते हैं ना बीमारी को, हम बहुत बढ़ चढ़ के ओवर अटेंशन, लोगों की अटेंशन मिले, फूल ला रहे हैं लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, ये सब बीमारी को जितना कम अटेंशन दें उतनी जल्दी भागेगी। ठीक है, ज्यादा भूल गया शायद। नहीं, हम सब बीमारी से गुजर चुके हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक कि मैं कोई ऐसी चीज़ कह रहा हूँ जो खुद पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। आर दी स्टूडेंट्स बिकम मोटिवेटेड बाय द इंटरनल एनर्जी बाय द टीचर? इफ यस, हाउ द टीचर कैन मोटिवेट? एब्सोल्युटली। कोई स्टूडेंट अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो ब्लेम टीचर का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीचर इस तरह से पढ़ा रहा है कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब इसमें समस्या ये जरूर है कि अगर रेशो ऐसी है कि 30-35 बच्चे हैं और एक टीचर, तो उसकी हालत वही हो रही है पार्लियामेंट में जो स्पीकर की है, वही नहीं बोलता है, बाकी सब बोलते हैं। तो आप थोड़ा रेशो कम कीजिए, लेकिन फिर भी टीचर के अंदर यदि आत्मसंयम है, धैर्य है, शांति है, तो इट विल हैव एन इफेक्ट। तो टीचर को अपनी ऊर्जा अच्छी, सुंदर, स्वच्छ रखनी चाहिए, ये उसका काम है रोज का, केवल एक किताब पढ़ना काम नहीं है। तो उसका प्रभाव होता है। श्री अरविंद ने कहा है ना कि वर्ड इन्फ्लुएंस एग्जाम्पल, तो ये इन्फ्लुएंस वाला पार्ट है टीचर की कॉन्शियसनेस से। इवन हीलर के साथ है, डॉक्टर केवल दवाई से ठीक नहीं करता, उसकी चेतना के आप संपर्क में आते हैं। तो एक डॉक्टर के संपर्क में आते हैं, आपको लगता है वाह ठीक हो जाएंगे, दूसरे के आते हैं आपको साधारण जुकाम हुआ है, सीधा आपको लगता है कि कोरोना ही नहीं हुआ है, ना जाने क्या हो गया है। और ऐसे उदाहरण मैं जानता हूँ, बेचारा अच्छा भला आदमी 2 महीने पहले खांसी उसी हुई होगी, थोड़ा कोई एक स्वेलिंग आ गई, कुछ भी नहीं है वो, अब वो डॉक्टर ने अरे जल्दी जाओ कोरोना के, तुमको खांसी हुई थी, CT स्कैन कराओ, मतलब आपने उसको बस धक्का देने की देरी है, चढ़ा दिया है सूली पर। ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, गो टू ए डॉक्टर जो थोड़ा स्माइल करता हो, जो, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जो बहुत स्माइलिंग है, हंसी खुशी, वो कहता है आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपने हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया। अच्छा ठीक है, सीरियस हो गए, आप बताइए। आप अगर सीरियस होने से ही आपको प्रभाव पड़ता है, तो वैसे ही टीचर भी ऐसे ही, कुछ टीचर को लगता है कि अगर मैं रॉड लेके नहीं बैठूंगा बड़ी, आप बच्चे के अंदर किस चेतना को डाल रहे हैं? देखने वाली ये कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस यू आर पुटिंग इनटू द चाइल्ड। एक काइंड ऑफ बार्बेरिक कॉन्शियसनेस, क्रूएल कॉन्शियसनेस। तो अगर बच्चा चुपचाप बैठेगा भी तो उसके अंदर में जो विकृतियां जा रही हैं, क्रोध जा रहा है, आवेश जा रहा है, अच्छी चीज नहीं है वो, भय जा रहा है। हाउ टू कंट्रोल अ बॉडी माइंड इमोशन बाय द हिडन पावर ऑफ एनर्जी? मास्टर को निकालिए। मास्टर कौन है? चैत्य सत्ता है, हिडन पावर ऑफ एनर्जी नहीं। हिडन पावर ऑफ एनर्जी अगर निकाल दी तो और गड़बड़ हो सकता है।
बंदर के हाथ में नारियल। तो हिडन पावर्स को नहीं निकालिए, पहले आप चैत्य को निकालिए। श्री अरविंद के सावित्री में क्या होता है, पहले द साइकिक बीइंग कम्स आउट, उसके बाद उसके प्रभाव में उच्च चेतना आके खोलती है सारे सेंटर्स को और हिडन पावर्स विकसित होती हैं। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। वो कुंडलिनी में करते हैं हिडन पावर्स की अवेकनिंग, और इट कैन कंप्लीटली अपसेट द बैलेंस। एज सच इवन जब हायर कॉन्शियसनेस उतरती है, अगर व्यक्ति रेडी नहीं है, एकदम स्थिर धीर रूटेड नहीं है समता में, तो बह के कहीं टूट सकता है बुरी तरह। श्री अरविंद कहते हैं इसको बार बार, यू हैव टू एक्सेप्ट इन दिस योगा द पॉसिबिलिटी इवन ऑफ फॉल, फेल्योर एंड इवन डेथ। ऑफ कोर्स सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के पहले की बात है ये, क्योंकि ये इट इज। लेकिन वो कहते हैं द ओनली थिंग यू कैन डू फॉर सेफ्टी इज ब्रिंग आउट द साइकिक बीइंग। एक एजेंडा होना चाहिए कि मेरी अंदर में जो अंतरात्मा है वो बाहर निकले और डिवाइन प्रेजेंस के साथ अंदर में एक हो। लीव द रेस्ट, इट विल हैपन, वो अपने आप होगा। वो जब बाहर आएगा तो उसके साथ सारे उसके दोस्त भी आएंगे, ग्वाल बाल अपने आप आएंगे जहाँ कृष्ण निकलेंगे। पर आपने बिना कृष्ण को बुलाया अगर ग्वाल बाल को बुला लिया कि हम एक पार्टी रख रहे हैं, तो है तो ग्वाल बाल। देखा था जब उन्हीं लोगों ने जब बाद में कृष्ण को अलग कर दिया था तो दे डिस्ट्रॉयड यादव, यदुकुल ने अपना ही नाश कर दिया। तो बी वेरी केयरफुल, दिस एनर्जी कैन बी वेरी डेंजरस। सो डोंट ब्रिंग आउट हिडन एनर्जीज, जस्ट ब्रिंग आउट द साइकिक बीइंग एंड रेस्ट विल बी डन। इज ह्यूमन बीइंग ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी एज वी आर रिसीवर्स एंड ट्रांसमिटर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग सुंदर एनर्जी को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हम लोग डार्क एनर्जी को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन्स हैव बीन वेस्टिंग एनर्जी एवरी मोमेंट इन द सेम वे। डज ही वेस्ट हिज इनर पावर? हाउ? बाय मिसयूजिंग इट। आयुर्वेद में तो ये सिद्धांत है कि किसी भी शक्ति को, और ये सच है, नेचर ने हम सबको दी है, थोड़ी इंटेलिजेंस दी है, भावनाएं दी हैं, विल है। अगर आप इसको सदुपयोग करोगे यानी प्रोग्रेस के लिए यूज़ करोगे तो इट विल इंक्रीज एंड इम्प्रूव इन क्वालिटी। इसका दुरुपयोग करोगे तो धीरे धीरे इसका क्षय होगा और ये हायर कॉन्शियसनेस के प्रति बंद हो जाएगा। आपको लगेगा प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टली, आप पैसा खूब कमा रहे हो, लेकिन इट इज़ एक्चुअली उसका जो फंक्शन था, कैपेसिटी थी, वो फुलफिल नहीं कर रही है। तो इट विल गो डाउन। It is found that most of the students are very much energetic in their childhood days, but after the schooling they become just the opposite. How can we help them? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि बच्चों के अंदर प्रोग्रेस की चाह होती है। देखिए बच्चों के अंदर क्या होता है, वो एडल्ट को देखते हैं, चप्पल देखते हैं, कहते हैं मेरी भी साइज़ ये होना चाहिए। वो देखते हैं कि एडल्ट बहुत कुछ कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। मतलब मैं 18 वाले एडल्ट की बात नहीं, पर वो देखते हैं तो उनके अंदर चिल्ड्रन आर एज ए प्रोग्राम फॉर प्रोग्रेस। तो अब सेकंड क्लास में बच्चा है, उसको पता है कि अभी कुछ नहीं है, हालांकि वो बहुत सीरियसली ले ले, लेकिन अभी ग्रेजुएशन तक वो, मतलब उसका एंड पॉइंट दिख नहीं रहा है उसको, तो प्रोग्रेस करता है। तो उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। दे गिव फ्रीली एंड देयरफॉर दे रिसीव फ्रीली। चिल्ड्रन आर लाइक दैट, फ्रीली दे गिव। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, 18 पहले आप पर स्टैंप लग गया, यू आर एन एडल्ट, तो आप गरिमावान हो गए, मतलब झूठ मूठ की बाहर की। 25 साल, नाउ यू आर ए मैच्योर एडल्ट, वट एवर इट मीन्स। मैच्योर का क्या मतलब आप बाहर से ऐसे बिहेव करिए, तो बच्चा चला गया अंदर में। अब आप कुछ बन गए लाइफ में, बस वहाँ से क्या करेंगे, अब बन गए, अब क्या होगा, आपका नीचे की ओर जाएंगे, क्योंकि जो प्रगति नहीं करता वो नीचे की ओर जाता है। तो हम ऐसे गोल्स फिक्स कर देते हैं एडल्ट्स के लिए, जिसके कारण उनका क्षय होने लगता है। क्या गोल है, 25 का हो गया, जॉब है कि नहीं, शादी हुई कि नहीं, तो कहाँ पे सेटल्ड है, घर के लिए क्या, तो ये ऐसे गोल्स हम फिक्स कर देते हैं कि प्रोग्रेस का कुछ है ही नहीं अर्ज इसमें। लेकिन अगर हम गोल रखें इन्फिनिट, ऐसा गोल हो टू फाइंड द डिवाइन, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या टू क्रिएट समथिंग न्यू, तो आप देखिए कि एकदम आपके अंदर वो यूथफुल एनर्जी टिल ओल्ड एज रहेगी, बिकॉज आप हमेशा कुछ सीखना चाह रहे हो, टू लर्न टू लव समथिंग न्यू। तो बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर टू लर्न टू लव न्यू, टू लव टू लर्न न्यू थिंग्स। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब हम बड़े होते हैं हमको ये एक इल्यूजन आने लगता है अब हम जान गए सब कुछ। और अगर आप टीचर हैं तो और भी भयानक, और अगर स्पीकर हैं तो 10 टाइम्स भयानक। हम तो जानते हैं क्योंकि हमने सब पढ़ लिया। तो एक बच्चा रहना चाहिए, हम नहीं जानते कुछ भी, यू शुड बी रेडी टू से आई डोंट नो रियली। और
अर्थ ये नहीं कि नहीं जानते, लेकिन कितना भी आप जान जाइए, देयर इज ऑलवेज सो मच मोर. तो ये जिस दिन आ जाए, अर्ज फॉर प्रोग्रेस, टू नो मोर, टू लव बेटर, टू लिव बेटर, तो अपने आप एनर्जी रहेगी. अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट इज कुंडलिनी एनर्जी, हाउ टू फील इट इन आवर डेली लाइफ, हाउ कैन वी मेक कॉन्टैक्ट विद द चक्रास एंड ग्रो आवर एनर्जी लेवल. कुंडलिनी एनर्जी क्या है? वो एक ही डिवाइन एनर्जी है, वो अलग अलग लोकों से उतरती हुई अंत में मैटर के अंदर विलुप्त हो जाती है. वही एनर्जी ऑफ मैटर बन जाती है. अब वो एनर्जी प्लांट में थोड़ी सी रिलीज होती है जितना प्लांट को चाहिए, एनिमल में भी उतनी रिलीज होती है, मनुष्य को जितनी उसके प्रयोजन के लिए चाहिए. फूड, ज़्यादातर लोगों को क्या सिखा दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, रोटी कपड़ा मकान, तो उतनी एनर्जी वो मैटर से अंदर. पशुवत जीवन, खाली पशु कपड़ा नहीं पहनते, तो उनके यहाँ डिसेप्शन, ब्रांडेड स्टोर, ये सब का सिस्टम नहीं है, तो रोटी कपड़ा मकान ये बता दिया जाता है, तो उतनी एनर्जी मिलती है. लेकिन मनुष्य के अंदर ये संभावना है कि उस मैटर के अंदर जो सुप्रीम एनर्जी छिपी हुई है उसको आप अवेकन कर सकते हो. केवल मनुष्य को ये सौभाग्य है. कैसे अवेकन करनी है? ट्रेडिशनल कुंडलिनी योग में मैटर की जड़ कहाँ है? मूलाधार, बेस ऑफ स्पाइन, वहाँ पे वो पूरी तरह समाहित होगी. और आप देखिए कि जितने भी नर्व सेंटर्स हैं, लास्ट में जाके स्पाइन, जहाँ से पाँव में जा रहे हैं, पाँव में भी सेंटर्स हैं. माता जी बताती हैं कि मूलाधार पे नहीं, नीचे भी आपके घुटनों में, एंकिल में, और उसके नीचे भी, वहाँ नीचे जाके एकदम विलुप्त होती है. लेकिन मूलाधार से प्रारंभ करते हैं लोग उठाना, क्योंकि वो ईजियर है. सबकॉन्शियस से उठाएंगे तो बिल्कुल पूरी तरह, और ऐसा कोई योग आज तक सुना नहीं है. तो मूलाधार से ईजियर है. मैटर में, मैटर के नीचे जहाँ गई है उठाना बहुत मुश्किल है. विल के द्वारा, फेथ के द्वारा और मंत्र की शक्ति, बीज मंत्र के द्वारा उठाते हैं. ये प्रोसेस ट्रेडिशनल कुंडलिनी योग में है. खतरनाक प्रोसेस है, क्योंकि पहले उठ के कहाँ जाएगी? लोअर वाइटल, तो आपकी लोअर एपेटाइट्स बढ़ जाएंगी. वट एवर दे आर, नाउ एवरीबडी नोज. फिर उठ के जाएगी तो एम्बिशन. कई आप देखिए, कई जो ये योगी, हठ योगी, कितने एम्बिशियस और इगोइस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले इन सेंटर्स को उठा. रेयरली कोई होता है सिंसियर जो इसको लेके हार्ट चक्र उसके ऊपर ले जा सके. तो इसीलिए जो टिपिकल वेदांत है वो कुंडलिनी योग के द्वार से नहीं जाता है. वो कहता है नहीं, लेट्स नॉट गेट इनटू इट. माइंड में जितनी एनर्जी इन्वॉल्व है वहाँ से उठाओ, क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा काम है अल्टीमेटली मर्जिंग इनटू द डिवाइन. वहाँ से क्यों उठा रहे हो? अब तंत्र में कहते हैं नहीं, आई वांट टू एंजॉय द वे. तो एक तरह से इट इज़ अ वेरी बोल्ड एंड पावरफुल सिंथेसिस. हमको नहीं, हमको मटेरियल वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करना है. तो तांत्रिक जो है, तंत्र में और हठ योग की कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें टिपिकल हठ योग में कुंडलिनी योग आता है, और वहाँ से उठाते हैं ब्रेथ के द्वारा, श्वास के द्वारा, वो बलपूर्वक वहाँ से उठाते हैं. लेकिन जो वेदांतिक योग है उसमें ये नहीं करा जाता है. वो कहते हैं डोंट ट्राई ऑल दिस डेंजरस फॉर्मूला, यू स्टार्ट विद द हार्ट, द विल, द थॉट. तो वहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको निकाल लेना काफ़ी. और वो एक बार निकल जाती है तो गाड़ी की तरह हो जाती है, इंजन. तो फिर धीरे 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 बाकी सबको एकदम नहीं भी उठाती है तो कम से कम सही जगह पर. ये होता है, जो वेदांतिक योग भी फॉलो करते हैं उनके भी लोअर चक्र एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इंजन वो बन जाता है, फिर वो उसको उठाता है. लेकिन ज़्यादातर वेदांतिक योग में ये रहा है कि हम मर्ज कर जाएं डिवाइन के साथ. तो वो जाती है उस द्वार तक, जैसी वो मेंटल माइंड में जो इन्वॉल्व है एनर्जी, उस द्वार तक पहुंच जाती है, फिर कहती है नाउ आई वांट टू गो देयर, मर्ज, बाकी रहने दो. तो वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं बिलीव करते हैं. तो ऐसे योगी माइंड से एनर्जी को लेकर के डिवाइन कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाते हैं. तो या तो इमीडिएटली मर्ज कर जाते हैं, नहीं मर्ज करते हैं तो फिर वो प्रकृति को छोड़ देते हैं जैसे चल रही हो. बिकॉज अगर उसको प्रकृति को नियंत्रित करना है तो उनको उसको नीचे लाना है. दे डोंट वांट टू कम डाउन. तो उनकी अवस्था वही सब बालवत, जड़वत, ये सब हो जाती है. तो श्री अरविंद के योग में क्या होता है? प्रारंभ माइंड से करते हैं. एनर्जी, द कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व इन माइंड, बिकॉज इट इज सेफर. थॉट, विल, फीलिंग्स को कंसंट्रेट करना है डिवाइन पर. लाइक द गीता, आप पहुंचिए द्वार तक, कम इन कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन मदर. तो अब क्या होगा कि यू कांट स्टे देयर, कि नेचर जैसा है चलने दो. तो नाउ द डिवाइन मदर अपनी शक्ति के साथ, उनका प्रकाश, उनकी शांति, उनका आनंद, प्रेम, सब उतर के चक्रों को खोलता है. कुंडलिनी में नीचे से ऊपर की ओर चक्र खुलते हैं. नीचे के चक्र खुल जाएंगे, ऊपर के चक्र बंद हैं. आप सोचिए कितना भयानक हो सकता है प्रोसेस. आई नो पीपल, और ऐसे तांत्रिक हैं जो बिल्कुल पूरी तरह विक्षिप्त हो जाते हैं. इतनी भूख लगेगी आपको कि कोई आपको पता नहीं. सेक्सुअल एपेटाइट कैन इंक्रीज बियॉन्ड मेजर.
सो इट इज़ वेरी डेंजरस प्रोसेस. इसीलिए ट्रेडिशनल कुंडलिनी योग इज ऑलवेज टू बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ ए लिविंग गुरु हु हैज़ ऑल द अंडरस्टैंडिंग. जो पंडित कवि गोपीनाथ थे जिन्होंने किताब लिखी है, उनको ये कुंडलिनी की स्पॉन्टेनियस जागरण हुआ था, तो ही कुंट हैंडल इट. किताब है, डिप्रेशन में चले जाते थे, कभी मेनिया जैसा हो रहा है, तो उन्होंने श्री अरविंद को पत्र लिखा. श्री अरविंद का पत्र है उनको कि वो समझाते हैं, फिर वो कहते हैं लेकिन ये स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, यू हैव टू गो टू ए पर्सन, लिविंग गुरु जो इसी में डील करता है. ही सेड यू हैव टू गो टू नाउ दैट पर्सन, क्योंकि हमारे योग में ये प्रोसेस नहीं है. तो हमारे योग में क्या होता है, जब माता जी की शक्ति उतरती है, पहले मन को खोलती है, वाइड होता है माइंड, सपल होता है, न्यू लाइट आती है, विजडम ग्रो करती है, तो आपका एक बेस अच्छा होता है, ट्रू नॉलेज अवेकन होती है. उसके बाद वो कभी स्पीच को खोल सकती है, नहीं तो फिर स्पीच हार्ट को खोलती है. तो आपके अंदर भक्ति, डिवोशन, फेथ, एक सुंदर मधुर प्रेम, विशाल हृदय का क्षेत्र, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं. उसके बाद वो और नीचे आती है, इस एरिया में स्वाधिष्ठान, इस मणिपुरी, इन चक्रों को खोलती है. तो जब स्वाधिष्ठान खुलता है तो जितना एम्बिशन होता है वो भगवान की सेवा में, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द डिवाइन, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द डिवाइन, तो वो भी उसका कल्याण हो गया. फिर वो जाती है मणिपुरी चक्र, वहाँ लोअर वाइटल सारी चीज़ें, लेकिन तब तक आपकी आर्मी ऑफ लाइट तैयार है. ज्ञान टेल्स यू, regulates it. A deeper love enters and begins to change the movements of lust into their true equivalents. और उसके बाद फिर वो जड़ तत्व में आती है. तब जड़ तत्व के अंदर वो कैसे झेलेगा, कितना झेलेगा, उसकी रेजिस्टेंसेज और पॉसिबिलिटीज उसके अनुसार उसके अंदर चेंज आता है. सो दिस इज द प्रोसेस ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड इन श्री अरबिंदोस पोयम द गोल्डन लाइट, जिसके साथ हम लोग बंद करेंगे. रिवर्स कुंडलिनी इन रिवर्स. Thy golden light came down into my brain. The grey cells of my mind sun-touched became a bright reply to wisdom's occult plane, a calm illumination and a flame. Thy golden light came down into my throat, and all my speech is now a song divine, a pain song of thee, my single note. My words are drunk with the immortals' wine. Thy golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. Now has it grown a temple where only thou art, and all its passions point towards only thee. Thy golden light came down into my feet. My earth is now thy playfield and thy seat. धन्यवाद.